हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीटेट 2024 जनवरी वाले पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस साइंस का। जो हमारे साइंस के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 61 से स्टार्ट होते हैं, 61 टू 90। हम अपने पूरे 30 क्वेश्चंस का 30 क्वेश्चंस आते हैं हमारे साइंस में पेपर 2 में, पूरे 30 क्वेश्चंस का हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। देखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज आर कॉज बाय बैक्टीरिया। इट मीन्स इनमें से कौन सा प्लांट डिसीज, ये हमारे तीनों हमें प्लांट डिसीज मिले हुए हैं, रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर एंड येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी। ये तीनों ही क्या है, प्लांट डिसीज है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा प्लांट डिसीज बैक्टीरिया से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट हमारा किससे होगा, रस्ट ऑफ व्हीट हमारा किससे होता है, फंजाई से। सिट्रस कैंकर किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया से। और येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी किससे हो रहे हैं, वायरस से। और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या है, सिट्रस कैंकर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, रस्ट ऑफ व्हीट का एयर के थ्रू भी होता है, सीड्स के थ्रू भी होता है, और येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो इसमें से प्लांट डिसीज बैक्टीरिया से कौन सी हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। आंसर इज सिट्रस कैंकर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ओनली बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन। फैक्ट क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सही बात है बिल्कुल। फैक्ट क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है जिसको हम बार बार, जितनी बार भी हम देखेंगे उतनी बार हमें क्या लगेगी, सही लगेगी। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, अ लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज बीन रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। एक लॉ क्या है, लॉ एक थ्योरी है, अगर हम उसको भी देखेंगे तो रिपीटेडली वो हमें क्या मिलेगी, सही मिलेगी, ट्रू मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल फैक्ट क्या हो गया, फैक्ट ये हो गया कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये फैक्ट है, ह्यूमन फैक्ट है। और कितने सेल्स होते हैं, 10⁻³ ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ये फैक्ट है, ये सही है। अगर हम एक ह्यूमन में देखेंगे तब भी इतने उसकी बॉडी सेल्स से बनी होगी, कितने भी ह्यूमन में हम देखेंगे उसकी बॉडी सेल से बनी होगी। ये हमारा क्या हो गया, फैक्ट हो गया। और लॉ क्या हो गया, जैसे कि न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या है, एक थ्योरी है। ठीक है। अगर हम उसको कितनी भी बार देखेंगे या किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी एग्जाम्पल में न्यूटन्स लॉ देखेंगे तो वो जो थ्योरी है वो हमेशा सही ही होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट दोनों है, ए एंड बी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेट दैट करेक्टली मैचेस द प्लांट्स इन कॉलम ए। कॉलम ए में हमें प्लांट्स मिले हैं विद द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच दे एग्जिबिट, और कॉलम बी में हमें उनके मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रोज का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है। रोज किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, रोज रिप्रोड्यूस करेगा थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट मीन्स ए का क्या है, 5। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, ए का 4, इट मीन्स वन आंसर है नहीं। सेकंड में ए का 5 हो सकता है, थर्ड में ए का 4, इट मीन्स थर्ड भी नहीं है, फोर्थ में ए का 5। इट मीन्स अब जो हमारा आंसर होगा या तो वो ऑप्शन नंबर 2 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब इसके लिए हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा, ईस्ट। ईस्ट किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस थ्रू बडिंग। इट मीन्स बी का क्या है, बी का है 2, बी का क्या है हमारा 1। तो बी का 1 हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। एक बार फिर और भी देख लेते हैं। सी फर्न, फर्न किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पायरोगायरा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, फ्रेगमेंटेशन। तो इट मीन्स ए का 5, बी 1, सी 2, डी 3। इट मीन्स आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिसीजेस एट अपर प्राइमरी लेवल। इनमें ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसमें से हमारा कौन सा सबसे सुटेबल स्ट्रैटेजी होगी अगर हमें टॉपिक पढ़ाना है अपने बच्चों को अपर
लेवल को, अपर प्राइमरी लेवल क्या होता है हमारा 6 to 8। अगर 6 to 8 के बच्चों को हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिसीजेस। हम डिस्कशन करेंगे कॉमन ह्यूमन डिसीजेस पे। टीचर आई, उसने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन डिसीजेस के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन, प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी। एक दूसरी टीचर आई, उसने क्या करा, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखवाई, बच्चों को बताई बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी उनको समझाने लगी। थर्ड टीचर, तीसरी टीचर ने क्या करा, अरेंज फॉर अ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। उसने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को अरेंज करा पर्टेनिंग टू अ डेफिशिएंसी डिसीज, जिसके डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में क्या है, क्या शो कर रहा है वो, डेफिशिएंसी डिसीज, एंड होल्ड्स अ डिस्कशन अराउंड इट। अब उसके डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके अराउंड ही उसने अपना क्लास का डिस्कशन स्टार्ट किया। ओके। फोर्थ है, लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड द फंक्शंस दे परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। फोर्थ टीचर ने क्या करा, वेरियस न्यूट्रिएंट्स लिख दिए और उनके फंक्शन लिख दिए, वो क्या क्या ह्यूमन बॉडी में करते हैं। तो हमें ये तो करना नहीं है, हमने सारी चीज़ें अपने आप से प्रोवाइड कर दी कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स भी हमने बता दिए, फंक्शंस भी बता दिए, तो हमें ये तो करना नहीं है, डिडक्टिव अप्रोच तो हमें यूज़ करनी नहीं है। सेकेंड, प्रोवाइड अ डेफिनेशन। डेफिनेशन भी हमें नहीं देनी है, हमें क्या है, बच्चों से खुद से निकलवाना है, राइट। फर्स्ट क्या, होल्ड्स अ डिस्कशन कॉमन ह्यूमन डिसीज। एक तो डिस्कशन करा दो, या फिर थर्ड हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। थर्ड में क्या किया है, उसने बच्चों को एक्सप्लोर करने दिया है कि डॉक्टर का वो प्रेस्क्रिप्शन लेकर आई है, फिर उसने बच्चों से ही आंसर्स निकलवाए हैं, डेफिशिएंसी डिसीज के अराउंड उसने डिस्कशन कराया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। ये जैसे आपके सीटेड पेपर में आए हैं क्वेश्चंस, उसी टाइप से बिल्कुल सेम उसमें अरेंज्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अपर प्राइमरी लेवल। ये भी हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमारी कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी, हमें बच्चों को क्या इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन चैप्टर है हमारा, तो हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शंस विच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइफ। क्या किया, सबसे पहले डिस्कशन करा केमिकल रिएक्शंस पे जो बच्चे अपने लाइफ में, डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड टीचर आई, उसने क्या करा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आके समझाने लगी और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड, राइट द केमिकल इक्वेशंस इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व। एक तीसरी टीचर आई, उसने क्या करा, केमिकल इक्वेशंस को सिंबॉलिक फॉर्म में बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया और बच्चों को कहा कि तुम उसको ऑब्जर्व करो। फोर्थ, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल्स। फोर्थ टीचर आई, उसने केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना शुरू करा, एग्जांपल देने शुरू करे। तो हमें लेक्चर मेथड तो फॉलो नहीं करना। फोर्थ मेथड क्या हो गया, लेक्चर मेथड, तो इसलिए ये आंसर तो होगा नहीं। अब सेकंड में केमिकल इक्वेशंस टीचर ने अपने आप से दे दी और बच्चों को ऑब्जर्व करने को कहा, तो इसमें भी बच्चों को कुछ आउटपुट नहीं निकल पा रहा, तो इसलिए आंसर नंबर 3 भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने अपने आप से समझाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने लगी, तो ये आंसर भी नहीं होगा। हमें बच्चों से आंसर निकलवाने हैं, बच्चों को हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है क्लास में। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 में क्या किया उसने, बच्चों को बोला कि अपने डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करो और उस पर डिस्कशन किया। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों की, तो इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, it reaches the maximum height and then returns to the thrower. Which of the following quantities have the same values during the upward and downward motion of the ball? एक बॉल है, उसको हमने एयर में उछाला, ऊपर गई, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, अपनी मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंची, और फिर उसके बाद देन रिटर्न्स टू द थ्रोअर, मीन्स जिसने फेंका उसके पास क्या हो गई, रिटर्न हो गई।
अब इनमें से कौन सी क्वांटिटी की सेम वैल्यू रहेगी ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल? सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट. आंसर विल बी एक्सेलरेशन, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्सेलरेशन. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डेड एज एन एक्सेलेंट थ्योरी? इनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है कि हमने न्यूटन की जो थ्योरी है ग्रेविटेशन की उसको एक्सेलेंट थ्योरी एज अ रिगार्ड किया गया है? सो लेट्स सी द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज इट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसको बहुत लंबा समय लगा बनने में, इसीलिए. सेकेंड, इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर assumptions. इसने क्या किया, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया न्यूटन की थ्योरी ने, और हमें इसके लिए बहुत ही कम assumptions बनाने से बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी एक्सप्लेन हो गई इजीली. थर्ड, इट हैज़ बीन अराइव्ड एट आफ्टर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. ये एक एक्सपेरिमेंटेशन के बाद निकली, इसलिए बहुत एक्सेलेंट थ्योरी है. या फोर्थ इज इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग द प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. इसको कैसे बनाया गया, मैथ्स की लैंग्वेज को यूज़ करके, इसलिए. सो मैथ्स की लैंग्वेज यूज़ करके नहीं बनाया, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, मैथ्स तो यूज़ नहीं करी. इट हैज़ बीन अराइव्ड एट आफ्टर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आई है? नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद सारी थ्योरी आती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. सेकेंड, इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. येस, इट विल बी द आंसर, क्योंकि इसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया बाय मेकिंग फ्यूअर assumptions. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. When a negatively charged rod is brought near an uncharged electroscope. जब एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास ला रहे हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम दिखाया है. दिस इज द डायग्राम ऑफ आर इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, सबसे ऊपर ये ब्रास डिस्क लगी रहती है, एक इंसुलेटर प्लग होते हैं, दिस इज द ग्लास बॉटल, इसमें एक ब्रास की रॉड होती है और ये 2 गोल्ड लीफ लगी होती है. गोल्ड लीफ किसकी होती है, ये एल्यूमिनियम फॉइल की. ठीक है. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के दिया है हमें, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट. हम इसके पास एक रॉड लेकर आ रहे हैं और वो रॉड कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. और ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये अनचार्ज है, इस पर किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं है. ठीक है. तो अब क्या होगा, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट. ये जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स हैं ये दूर दूर चली जाएंगी. ठीक है. ऑप्शन बी, बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर्ड सिमिलर चार्ज. जो ये दोनों लीफ है इन पे सिमिलर चार्ज आ जाएगा. ऑप्शन सी, द नेगेटिव चार्जेस पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट. जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स पर आ गया है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर दूर जा रही है. ठीक है. ये हमारे 3 हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं. अब इन स्टेटमेंट्स में से हमें नीचे हमारे ऑप्शन है जिसमें से हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है. जो 4 ऑप्शन दिए मैंने आपको 1 2 3 4, इसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं क्या आंसर होगा. फर्स्ट इज ए बी सी आर इन्फेरेंसेस. ए बी सी तीनों ही क्या है, इन्फेरेंसेस है. इन्फेरेंसेस क्या होते हैं, हमने ये अनुमान ऐसा लगाया है, ये तीनों अनुमान है, नहीं. सेकेंड क्या है, ए इज एन ऑब्जर्वेशन वाइल बी एंड सी आर इन्फेरेंसेस. ए क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन है. इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव्स फर्दर अपार्ट. जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो इसकी लीव्स होंगी वो दूर दूर जा रही है. तो ये क्या हो गई, ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, हमें दिख रहा है, राइट. वाई बी एंड सी आर इन्फेरेंसेस. जब हमें ये दिख रहा है कि वो जो लीव्स है वो दूर दूर जा रही है, तो उससे हमने क्या इन्फेरेंस लगाया, क्या हमने अपना अनुमान लगाया कि दोनों लीव्स पे क्या होगा, सिमिलर चार्ज होगा. क्योंकि हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. जब एक जैसा चार्ज होगा वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, आपस में एक दूसरे से फिर दूर जाएंगे. ठीक है. तो ये हमारा सेकेंड वाला इन्फेरेंस हो गया. नाउ द थर्ड इज द नेगेटिव चार्ज पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट. ये भी क्या हो गया, हमारा इन्फेरेंस हो गया.
So answer will be, in this question answer will be option number 2. A is observation while B and C are inferences. Clear है? इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A box of mass 500 ग्राम is lying on a horizontal table. एक हमारी यहाँ horizontal table रखी है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा है जिसका मास है 500 ग्राम. Which of the following statement is true regarding the force acting on it? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एन अनबैलेंस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में 5 न्यूटन का. सेकेंड, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. थर्ड, अब अनबैलेंस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट डाउनवर्ड डायरेक्शन. नो. फोर्थ, अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. जब एक टेबल पे एक मास रखा है हमारा 500 ग्राम का और वो किस पोजीशन में? स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है. इट मीन्स वो इधर उधर नहीं हिल रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है. तो कौन सा फोर्स लगेगा उस पर? बैलेंस फोर्स, जो उसको बैलेंस करके रखेगा. तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट. इट मीन्स अगर 5 न्यूटन फोर्स हमारा यहाँ से लग रहा है तो 5 न्यूटन फोर्स हमारा यहाँ से लगेगा, 5 न्यूटन यहाँ से लग रहा है और 5 न्यूटन यहाँ से लग रहा है. तो एक बैलेंस फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये जो हमारा मास है ये किसमें? स्टेशनरी पोजीशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70. Which of the following is not indicative of a hypothesizing skill? अगर हम कोई भी hypothesizing skill कर रहे हैं, कोई भी hypothesis बना रहे हैं, तो उसमें इसमें से कौन सा उसका इंडिकेटिव नहीं है? अगर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है. फिर हम उसके लिए अपने सेंसेस से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ठीक है या नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट. क्या हम कोई वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट में? नो. फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस विच लीड टू इंक्वायरी, क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे फिर उन पे हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं. नेक्स्ट, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस और रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ सम प्रिंसिपल्स. ऑब्जर्वेशन करते हैं, राइट. और यूजिंग सेंसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन, अपने सेंसेस को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने में. इट मीन्स हम ये तीनों सही है हमारे 1 2 3, लेकिन हमसे क्या पूछे? नॉट इंडिकेटिव. तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं. आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए do like the video, subscribe the channel for the next videos. Okay, bye bye.